अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है आप बखैर होंगे। आपके इसबाक का सिलसिला शुरू करते हुए आज मैं आपको पढ़ाऊँगी कलाम हैदरी और इनकी लिखी हुई अफसाना सखी। आप मेरे वीडियो को पूरी देखें और अच्छी तरह देखें ताकि आपको पूरी सबक अच्छी से समझ में आ जाए, और अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। आइए शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कलाम हैदरी, इनकी पैदाइश 1930 ईस्वी को और इनका इंतकाल 1994 ईस्वी को हुआ। मोहम्मद कलामुल हक हैदरी इनका पूरा नाम था। अब एग्ज़ाम ये ज़रूर पूछा जाता है कि इनका पूरा नाम क्या था। मोहम्मद कलामुल हक हैदरी इनका पूरा नाम था। कलाम हैदरी की हैसियत से मशहूर हुए। इनकी पैदाइश मुंगेर बिहार में हुई। इनकी पैदाइश कहाँ हुई? मुंगेर बिहार में हुई। इब्तिदाई तालीम ईटा उत्तर प्रदेश में हासिल की। रैन कॉलेज कलकत्ता से आई.कॉम का इम्तिहान पास किया। रांची कॉलेज रांची से बीए और पटना यूनिवर्सिटी से एमए उर्दू की डिग्रियां हासिल की। उन्होंने रांची कॉलेज से क्या किया? बीए किया। पटना यूनिवर्सिटी से एमए किया उर्दू में। पूर्णिया डिग्री कॉलेज में मुलाजमत की। अंजुमन तरक्की उर्दू बिहार के जनरल सेक्रेटरी और अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन के सरगर्म रुकन रहे हैं। कलाम हैदरी ने हफ्तावार मोर्चा और माहनामा आहंग शहर गया से शाया किया। उन्होंने क्या किया? कलाम हैदरी ने हफ्तावार मोर्चा और माहनामा यानी एक महीने में जो निकलता है आहंग, रिसाला का क्या नाम था? आहंग शहर गया से शाया किया और इनकी अदारत भी की। कलाम हैदरी की कहानियों का पहला मजमुआ बेनाम गलियां के उन्वान से 1955 यानी 1955 में शाये हुआ। इनके दूसरे अफसानवी मजमुओं के नाम सफ़र, अलिफ लाम मीम और गोल्डन जुबली हैं। बरमला इनकी अदबी तफसीरों का मजमुआ है। अदब और तसव्वुफ़ और तफ़हीमात इनकी इल्मी किताबें हैं। अब इनकी इल्मी किताबों का क्या नाम है? अदब और तसव्वुफ़ और तफ़हीमात इनकी इल्मी किताबें हैं। आइए इनकी लिखी हुई अफसाना पढ़ते हैं। सखी। सखी यानी होता है बड़े दिल का, बड़े दिल वाला, जो दिल खोलकर बांटता हो उसे सखी कहते हैं या रहम दिल भी कह सकते हैं। और इसी का उल्टा होता है शोम। इसका जो मुतज़ाद अल्फाज है शोम। शोम मानी होता कंजूस, बखील। आपको एग्जाम में आ सकता है कि सखी का उल्टा क्या होता है, तो सखी का क्या होगा? शोम यानी कंजूस या बखील। आइए पढ़ते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए शुरू करती हूँ। मैं ज़करिया स्ट्रीट के एक गंदे और छोटे से होटल में बैठा हूँ। सामने स्याह रंग के टेबल पर छोटी सी चाय की प्याली रखी है जिसमें तल्ख किस्म की चाय पर बालाई पड़ी हुई है। ये मुसन्निफ लिख रहे हैं कि मैं कहाँ हूँ? ज़करिया स्टेट के गंदे और छोटे से होटल में बैठा हूँ। ज़करिया स्टेट कहाँ है? कोलकाता में है। और सामने क्या है? स्याह रंग के टेबल पर छोटी सी चाय की प्याली रखी है जिसमें तल्ख किस्म की चाय पर बालाई पड़ी है। मेरे टेबल के सामने एक लंबा सा टेबल है जिस पर कई दूसरे लोग बैठे हैं। इनमें से एक शख्स को मैं जानता हूँ। वो शतरंजी डिज़ाइन की लुंगी पहने हुआ है और जिसकी गंजी बजाय बटन के फीते से बंद होने वाली है। अब एक शख्स को मुसन्निफ जानते हैं, वो क्या है? वो शतरंजी डिज़ाइन की लुंगी पहने वाला यानी चौकोर चौकोर डब्बे वाली डिज़ाइन होती है जिसकी गंजी बजाय बटन के फीते से बंद होने वाली है। मैं इसे सिर्फ इस वजह से जानता हूँ कि वो मुझसे महीने में एक बार मनी ऑर्डर लिखवाता है, कभी 50, कभी 40 और कभी 100। पहले क्या होता था? पैसा जब भेजा जाता था तो मनी ऑर्डर लिख कर भेजा जाता था। तो वह क्या करता है कि वो आदमी क्या करता है? मुसन्निफ से मनी ऑर्डर लिखवाता है, इसलिए वो उसे जानता है। ये कहाँ रहता है? मैं नहीं जानता। ये क्या करता है? ये भी मैं नहीं जानता। ये मनी ऑर्डर कहाँ भिजवाता है? सिर्फ ये मैं जानता हूँ। बीबी सकीना, मार्फत शराफत हुसैन, बीड़ी दुकान, पूर्णिया। मैंने अब चाय की प्याली अपने होंठों से लगा ली है
और बालाई होंठों से उलझ रही है। मैंने फूंक मारकर बालाई को कुछ हटा दिया है और तब पहले घूंट के साथ एक मीठी तलखदार हलक से पेट में उतरती हुई महसूस कर रहा हूँ। मैंने प्याली वापस तश्तरी में रख दी है। बीबी सकीना के बारे में मुझे इतना ज़रूर मालूम है कि ये इस शतरंजी डिज़ाइन की लुंगी वाले की बीवी है, और ये भी जानता हूँ कि इसका नाम मौला है और मनी ऑर्डर लिखवाते वक्त अपना नाम मौला बख्श लिखवाता है। पहले पहल जब मैंने इससे मनी ऑर्डर फॉर्म पर लिखने के लिए इसका पता पूछा तो इसने अपना नाम मौला बख्श बताया और कहा, मार्फती आप अपना ही लिख दीजिए, जिसके मार्फत भेजा जा रहा है मार्फती अपना ही लिख दीजिए। चुनांचा मेरी मार्फत रुपया भेजने वाले के पते से भी मुझे नावाकिफ ही रहना पड़ा। मैंने चाय की प्याली दोबारा उठा ली है और बालाई को गौर से देख रहा हूँ, जो चाय पीने में हारिज हो गई। मैं एक लंबा घूंट लेता हूँ और बालाई थोड़ी सी चाय समेत मेरे मुंह में चली जाती है और मैं मुंह चलाने लगता हूँ। चाय पीते वक्त जो थोड़ी सी मलाई आ जाती है, जिसे बालाई लिखा जाता है, वो क्या होता है, चाय पर जो जम जाती है, उसी के बारे में बता रहे मुसन्निफ। क्या है, मेरे साथ मुंह में चाय के चली गई है और मैं मुंह चला रहा हूँ। बीबी सकीना का शौहर पस्त कद का गठा हुआ स्याही माल आदमी है, जिसके कान की लौ थोड़ी सी कटी हुई है, यानी कान का जो निचला वाला हिस्सा है उसे लौ कहते हैं, थोड़ी सी कटी हुई है, और गालों के दोनों जानिब की हड्डियां बाहर निकली हुई हैं। चेहरा बड़ा और मेहनती आदमी का सा मालूम होता है। सीना चकला और गर्दन भरी भरी मगर औसत दर्जे की लंबी है। आंखों में चमक है, मगर जैसे वो धुंधलाहटों में हो। चमक तो है लेकिन धुंधली आंखें हैं। दाहिने हाथ की शहादत वाली उंगली का नाखून नुकीला और लंबा है। मैंने प्याली फिर हाथ में ले ली है और होटल में आने वाले दो अफराद को देखने लगा हूँ, जो दरवाजे के पास ही रुक गए हैं। अफराद यानी फर्द की जमा अफराद, यानी दो लोग, और होटल के जायजा ले रहे हैं। एक के सर पर दिल्ली वालों जैसी टोपी है जो बेमैल है, और दूसरे नंगे सर हैं और बाल उलझे उलझे हैं, और दोनों फिर अंदर आ जाते हैं। मैंने चाय का तीसरा और आखिरी घूंट लेकर प्याली तश्तरी पर रख दी है और इसे मेज के एक तरफ खिसका दिया है। होटल का रेडियो चीख चीख कर फिल्मी गाने सुना रहा है। अचानक वो जोर से खड़खड़ाता है और होटल का नौजवान मालिक जो ठुड्डी हाथों पर रखे, ठुड्डी यानी थोड़ी, हाथों पर रखे किसी उर्दू अखबार को जाने कब से पढ़ रहा था, चौंक कर रेडियो का बटन घुमाने लगता है। मैं इन दोनों को देख रहा हूँ, जो अभी अभी इस होटल में दाखिल होकर बैठे हैं। दिल्ली वालों की टोपी पहने हुए शख्स ने अपने साथी से कुछ मशवरे करने के बाद 2 शीरमाल और 2 सीख कबाब का ऑर्डर दे दिया है। होटल का लड़का इस बड़े से ताकनुमा सुराख के पास खड़ा हुआ है, जहां से होटल के बावर्ची खाने का मंजर दिखाई देता है, और मौला बख्श एक करवट बैठे बैठे दूसरा पहलू बदल कर बैठ जाता है और बाहर से नजरें हटाकर वह मेरी जानिब देखने लगता है, जैसे इसे मेरे देर तक बैठे रहने पर ताज्जुब हो रहा हो। मैं इसकी टटोलती निगाहों से बचकर पहलू बदलता हूँ। अब मेरे इंतज़ार का पैमाना लबरेज हो रहा है। जिस अखबार के एडिटर ने मुझसे यहाँ मुलाकात करने का वादा किया था, इसके आने की उम्मीद तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, और साथ ही साथ उम्मीद की जिस करण के सहारे मैंने 3 रुपये 14.5 आने में पिछले 4 दिन गुजारे थे, वो करण इस होटल में जैसे गुम हो गई है। अब तक वो एडिटर नहीं आया जिसने मुझे तर्जुमा का काम देने का वादा किया था। मुसन्निफ होटल में किसी एडिटर का इंतज़ार कर रहे हैं जिसने उन्हें वादा किया था कि वो तर्जुमा का काम उसे देगा, और मैंने सोचा था कि काम ठीक होते ही कुछ एडवांस मांगूंगा, जिससे ज़करिया स्ट्रीट के ऐसे होटलों में कम से कम चंद दिन खप सकूं, यानी चंद दिन मेरा खाना पीना चल जाए। दिल्ली वालों की टोपी पहने हुए शख्स के आगे एक श्रीमाल रखी हुई है। ऊपर का सुर्खी माइल हिस्सा बेहद इश्तिहा अंगेज है, और कबाब से उठता हुआ हल्का हल्का धुआं
मैं आसानी से देख सकता हूँ। वो एडिटर अभी तक नहीं आया है और मैं सोच रहा हूँ कि मौला बख्श की बीवी सकीना कैसी होगी, इसके कोई बच्चा है कि नहीं। और इस वक्त मुझे अचानक लगा कि मैं मौला बख्श से मुखातिब होकर पूछूं कि इसके कोई बच्चा है या नहीं। मैंने इस सवाल को महमल और बेमौका ख्याल करते हुए अपने जहन से निकाल दिया। अब वह दिल्ली वालों की टोपी पहने शख्स और इसका साथी आधी से जायद शीरमाल खा चुके हैं और सीख कबाब से उठते हुए धुएं को अब मैं नहीं देख सकता। शायद अब धुआं उठ भी नहीं रहा है। वो एडिटर अब नहीं आएगा। मैंने 4 दिन यूं ही बेकार गंवा दिए, वरना इन 4 दिनों में मैं दौड़ धूप की जा सकती थी। कोई ट्यूशन ही तलाश की जा सकती थी कोई ट्यूशन ही तलाश की जा सकती थी। मगर 4 रोज तक इस इत्मीनान से बैठे रहने के बाद अभी अचानक इस मतवक्का काम से मायूसी पर अब आगे चलने की जैसे सलाहियत ही ना रही हो। सकीना की उम्र 20 साल से ज्यादा ना होगी और बच्चा भी कोई ना होगा। ये शराफत हुसैन कौन होगा? और तब मैं सोचता हूँ कि ये शराफत हुसैन मौला बख्श का रिश्तेदार होगा या फिर दोस्त हो सकता है। और सकीना, अब ये क्या तुक है कि एडिटर वादा के खिलाफ अब तक नहीं आया है और मुझे सकीना की उम्र की पड़ी है। शराफत हुसैन और सकीना की रिश्तेदारी की नौयत की फिक्र है। मौला बख्श और शराफत हुसैन के ताल्लुकात से मुझे क्या ताल्लुक? अब वो दोनों शीरमाल के बाद चाय भी पी चुके हैं और काउंटर पर होटल का नौजवान मालिक इनसे पैसे ले रहा है। अब 3 बज रहे हैं। 11 बजे से 3 बजे तक इंतज़ार के बाद निढाल सा हो रहा हूँ। ये मौला बख्श हर माह की 13 तारीख को मनी ऑर्डर ज़रूर लिखवाता है। 1-2 रोज़ आगे या पीछे, मगर पूरी पाबंदी से लिखवाता है। मैं सोच रहा हूँ सकीना ज़रूर खूबसूरत होगी और ये जो मौला बख्श की आंखों में चमक है वो इसी जवान मोहब्बत की चमक है। और जो ये चमक किस कदर धुंधलाहटों में है वो फ़र्क यार है। यानी मौला बख्श की आंखों में जो चमक है वो उसकी बीवी की मोहब्बत ही में चमक है, क्योंकि वो खूबसूरत भी है। और ये धुंधलाहट है वो फ़र्क यार है, फ़राक यार है, यानी वो यार से दूरी पर जो है दूर है, इसीलिए इसके आंख में धुंधलाहट है। 3 रुपये 14.5 आने के तकरीबन जुदा हो जाने के बाद एडिटर नहीं आया तो अब क्या होगा? सोच रहा हूँ ये जो जेब में अब फ़कत 6.5 आने हैं, इसमें से 6 पैसे यानी 1.5 आने भी जुदा होने वाले हैं। मैं इस प्याली को देख रहा हूँ जिसे मैं कब का खाली कर चुका हूँ, मगर होटल के नौकर ने इसे टेबल से नहीं उठाया है। यही वो प्याली है जो मुझे मज़ीद 1.5 आने से महरूम कर देगी और मेरी जेब में 5 आने रह जाएंगे। और कलकत्ता शहर और ये जकरिया स्ट्रीट और ये दुलकशा होटल दिल से मानता होगा मौला बख्श सकीना को, जभी तो। और अब मौला बख्श अपनी जगह से उठ चुका है और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहता है। और अब वो मेरे करीब आ गया और कह रहा है, हम कल आएंगे जी, आप रहेंगे ना? मैं इसे असबात में जवाब देता हूँ और सोचता हूँ कि ये कल मनी ऑर्डर लिखाएगा और कल सुबह तक मेरी जेब में 5 आने रहेंगे। या मैं इस वक्त अपनी कोठरी की एक चौकी पर पड़ा हूँ। मेरे सरहाने 2 आने पैसे तकिए से दबे पड़े हैं और मैं रात देर तक जागने से गिरानी महसूस कर रहा हूँ, यानी थोड़ा सा थकन महसूस कर रहा हूँ। इस कैलेंडर की जानिब देख रहा हूँ जो हवा से फड़फड़ा रहा है, जिसमें एक अमेरिकन औरत जहाज की सीढ़ी पकड़े बड़े ही कातिल अंदाज में खड़ी है। अमेरिकन कैलेंडर में मुंह हाथ धो चुका हूँ। भूख लग रही है। बड़ी एहतियात से मैं तकिया हटाता हूँ और 2 आने उठाकर जेब में रख लेता हूँ। मैं सोच रहा हूँ ट्यूशन की तलाश में निकलना बेहतर होगा, कुछ सहारा हो जाएगा, फिर इत्मीनान से नौकरी तलाश करूँगा। और तब सोचता हूँ कि अंग्रेज़ी की जो डिक्शनरी पड़ी है उसे बेचकर कुछ पैसे हासिल किए जा सकते हैं। इस ख्याल से तक़वियत महसूस करता हूँ और मेरे सामने हसीन बेड़ी दुकान, पूर्णिया, मौला बख्श, 60 रुपये।
अब मैं मनी ऑर्डर लिख चुका हूँ और मौला बख्श के साथ ही साथ कोठरी में ताला बंद करके सड़क पर आ गया हूँ। और मौला बख्श मुझसे कह रहा है कि आज मालिक ने जल्दी ही बुलाया है, इसलिए वो आज मनी ऑर्डर नहीं भेज सकेगा। और मैं कुछ सोच कर इससे कह रहा हूँ कि मुझे फुर्सत है। वो कहे तो मैं मनी ऑर्डर भेज दूँ। आप वो हिचकिचाता है, मगर मैं इससे हिम्मत दिलाता हूँ कि आखिर वो भी आदमी है, एक काम ही इसका कर दूंगा तो क्या छोटा हो जाऊंगा। मौला बख्श जा चुका है और मेरी जेब में 60 रुपये हैं। मौला बख्श ने क्या किया, मुसन्निफ को 60 रुपये दिए कि वो मनी ऑर्डर कर दे, और मनी ऑर्डर फॉर्म है। अब मैं ट्यूशन की तलाश में जा रहा हूँ। अभी शाम हो गई है और मैं दिलकुशा होटल में नहीं हूँ। मैं पार्क सर्कस में एक औसत दर्जे के होटल में बैठा हूँ। मेरी मेज़ पर अभी अभी बेरे ने एक शीरमाल, कौरमा और सीख कबाब लाकर रखा है और मैं बगौर इस शीरमाल को देख रहा हूँ, जो बहुत मुलायम, बेहद लजीज और ख़ूबसूरत नज़र आ रही है। मेरे जहन में इस एडिटर का ख्याल नहीं है जिसने मुझे तर्जुमा का काम देने का वादा किया था, और 11 बजे से 3 बजे तक इसके इंतज़ार करने के बाद भी वो नहीं आया। और इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा 7 बजे हैं। इस होटल में रौनक बढ़ती जा रही है। मैं सोचता हूँ कि इस होटल तक मेरे कदम कैसे आए। कोई ट्यूशन नहीं मिली, नौकरी नहीं मिली, और दफ्तर मुझे सकीना का ख्याल आता है, जिसके पास इस पाबंदी से मनी ऑर्डर भेजा गया है, मगर जो इसको नहीं मिलेगा। 60 रुपये मेरी जेब में पड़े हैं और मनी ऑर्डर फॉर्म मैंने क्रॉन सिनेमा के सामने पड़े हुए पिक के गमले में टुकड़े टुकड़े करके डाल दिया है। मुसन्निफ ने क्या किया, मनी ऑर्डर फॉर्म को फाड़कर डाल दिया और वो पैसे जो 60 रुपये मनी ऑर्डर के लिए दिए थे, मौला बख्श ने उसे खर्च कर दिया खाने में। जब इंसान के पास पैसा नहीं होता है तो उसे भूख क्या से क्या कराती है और क्या क्या करने पर मजबूर कर देती है। मैं शीरमाल खाने लगा और मुझे ख्याल आया है, अगर मैं मौला बख्श से 20-25 रुपये मांग लेता तो शायद वो दे देता, मगर मौला बख्श के सामने दस्ते सवाल बढ़ाने के ख्याल से मुझे बड़ी ज़िल्लत महसूस हो रही है। ये कबाब कितना खुश जायका है, ये कबाब कितना खुश जायका है, और प्याज के इन तराशों के साथ तो इसका लुत्फ ही निराला है। मैं डलहौजी स्क्वायर के एक ऑफिस से नीचे उतर रहा हूँ। 5वीं मंजिल से उतरते उतरते पाँव दुखने लगे हैं, और ऐसी कितनी ही बिल्डिंगों से नामुराद लौटते लौटते अब मुझे ऐसा लगता है जैसे नौकरी नाम की कोई चीज़ इस दुनिया में नहीं है। ट्राम की घंटियाँ बज रही हैं। मैं फुटपाथ पर खड़ा अपनी थकान को दूर कर रहा हूँ। मेरी जेब में 22 रुपये कुछ आने हैं और सकीना को मनी ऑर्डर अभी तक नहीं मिला है। 22 रुपये कितनी बड़ी ताकत का मजहर है। मैं सोचता हूँ अब कुछ रोज़ और भी चक्कर काट सकता हूँ। 22 रुपये अब भी मेरे पास हैं। अब मैं चलने लगा हूँ और रुख को लोटोला के तरफ कर दिया है। चलते चलते इस बिल्डिंग तक आ गया हूँ जो जापानी बमबारी की जिद में आई थी। मैं वहां पर आ गया हूँ जहाँ उर्दू रिसालों की दुकान है, और मैं इससे आगे बढ़ गया हूँ। सकीना का ख्याल मुझे इस कोठी का ख्याल दिलाता है जो थिएटर रोड पर है, और जहाँ मुझे ट्यूशन के लिए आज शाम को बुलाया गया है। क्या पता आज ट्यूशन मिल ही जाए। ये नाखुदा मस्जिद है। वही ज़करिया एस्टेट के दरवाजे के बाहर एक लाश स्ट्रेचर पर हुई है, और एक नौजवान आवाज़ लगा रहा है, एक गरीब मर गया है, कफन दफन के लिए पैसे देकर सवाब हासिल कीजिए। मैं करीब जाता हूँ। पीते से बंदे होने वाली गंजी एक कान कटी हुई लौ। मौला बख्श, मैं हल्के से इसका नाम लेता हूँ। सकीना के पास मनी ऑर्डर पहुँचने से पहले ये खुदा के यहाँ पहुँच गया। मैं इस आवाज़ लगाने वाले नौजवान से पूछता हूँ, ये कैसे मरा? ट्रक से कुचलकर। नीचे के धड़ से इसने चादर हटाकर दिखाया। मुझे चक्कर आने लगा है। ये नाखुदा मस्जिद है, मौला बख्श है, जिसके कफन दफन के लिए एक आने दो आने राहगीर चादर पर फेंकते जा रहे हैं। राहगीर यानी राह में आने जाने वाले लोग। मेरा हाथ जेब में जाता है। 22 रुपये कुछ आने इस चादर पर फेंक कर
जल्दी जल्दी जाने लगता हूँ। वो नौजवान मुझे गौर से देखता है। मैं मुड़ कर देखता हूँ। वो नौजवान मुझे अब भी गौर से देख रहा है। नौजवान गौर से इसलिए देख रहा है कि ये तो बहुत सखी आदमी है, इसने इतने पैसे दे दिए। सब लोग क्या है, एक आना दो आना दे रहा है, लेकिन इस नौजवान ने क्या किया, 22 रुपये और कुछ आने दे दिए। लेकिन ये पैसे किसके थे? ये पैसे तो बस मौला बख्श के ही थे, इसलिए मुसर्रिफ ने ये सारे पैसे दे दिए। आइए अब पढ़ते हैं पहले इसका खुलासा। सखी का खुलासा पढ़ते हैं। कलाम हैदरी का अफसाना सखी एक पढ़े लिखे मगर बेरोजगार शख्स की जिंदगी की एक झलक पेश करता है कि इंसान की बुनियादी ज़रूरतें इससे क्या क्या कराती हैं। शहर कलकत्ता की मशहूर सड़क जकरिया स्ट्रीट के एक गंदे और छोटे होटल में कहानी का हीरो बैठा किसी एडिटर का इंतज़ार कर रहा है, जिसने वादा किया था कि वो ऐसे तर्जुमे का काम देगा और वो इससे कुछ एडवांस ले लेगा ताकि वो जकरिया स्ट्रीट के इस इसे होटलों में 2 वक्त कुछ खा सके। इसके सामने एक टेबल पर कई लोग बैठे हैं। इनमें से एक को वो जानता है, पहचानता है। वो मौला बख्श है, जो हर हफ्ते पाबंदी से पूर्णिया में अपनी बीवी को मनी ऑर्डर भेजता है, कभी 50 रुपये, कभी 40 और कभी 100। ये एक मजदूर है जो मेहनत से पैसा कमाता है। इसके रहने की कोई जगह नहीं। वो मनी ऑर्डर कहानी के हीरो की मार्फत भिजवाता है। जो कहानी के मुसन्निफ है उसी के हाथ क्या करता है, मनी ऑर्डर भिजवाता है मौला बख्श। आज हीरो की जेब में 6.5 आने हैं और कुछ देर बाद 5 आने रह जाएंगे। 1.5 आने चाय की कीमत चली जाएगी। अगले रोज हीरो अपनी कोठरी की एक चौकी पर पड़ा है। सरहाने 2 आने तकिए के नीचे रखे हैं। बेरोजगार हीरो सोचता है कि मुलाजमत करने के बजाय ट्यूशन की तलाश की जाए और पेट भरने के लिए इसके पास अंग्रेजी की जो डिक्शनरी है उसे बेचकर कुछ पैसे हासिल किए जाएं। इसी असना में मौला बख्श वहाँ आता है और 60 रुपये का मनी ऑर्डर लिखवाता है। मौला बख्श कहता है कि आज इसे मालिक ने जल्दी बुलाया है, इसलिए वो मनी ऑर्डर नहीं कर सकेगा। हीरो कुछ सोच कर उससे कह देता है कि मुझे फुर्सत है, वो कहे तो वो मनी ऑर्डर भेज दूँ। मौला बख्श 60 रुपये और मनी ऑर्डर का फॉर्म देकर चला जा गया है और हीरो ट्यूशन तलाश करने निकलता है, मगर शाम हो गई, ट्यूशन नहीं मिली। अब हीरो जकरिया स्ट्रीट के बजाय पार्क सर्कस में एक औसत दर्जे के होटल में बैठा शेरमाल, कौरमा और सीख कबाब खा रहा है। इसकी जेब में 60 रुपये हैं। मनी ऑर्डर का फॉर्म इसने टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया है। खाना खाकर हीरो सड़क पर आता है। अब इसकी जेब में 22 रुपये कुछ आने हैं और सकीना को मनी ऑर्डर अभी तक नहीं भेजा है। वो चलता हुआ जकरिया स्ट्रीट के दरवाजे के बाहर नाखुदा मस्जिद के सामने एक स्ट्रेचर पर पड़ी हुई लाश को देखता है। एक नौजवान आवाज़ लगा रहा है कि एक गरीब मर गया है, कफन दफन के लिए पैसे देकर सवाब हासिल कीजिए। हीरो करीब जाकर देखता है तो वो मौला बख्श की लाश है, जो सकीना के पास मनी ऑर्डर भेजने से पहले ही खुदा के यहाँ पहुँच गया। हीरो इस नौजवान से पूछता है कि ये कैसे मरा। इसने बताया कि ट्रक से कुचलकर मौला बख्श के कफन दफन के लिए 1 आने 2 आने राहगीर चादर पर फेंकते जा रहे हैं। हीरो का हाथ जेब में जाता है। 22 रुपये कुछ आने इस चादर पर फेंक कर वो जल्दी जल्दी जाने लगता है। नौजवान इसे गौर से देखता है कि ये कोई सखी है जो अपने पैसे दे रहा है। अफसाने का उन्वान सखी इसलिए है कि हीरो ने मनी ऑर्डर की रकम के बचे हुए पैसे ज़रूरत होने पर भी मौला बख्श के कफन दफन के लिए दे दिए, जबकि ये रकम मौला बख्श ही की थी। आइए आप मुश्किल सवाल जवाब देखते हैं। सवाल नंबर 1 है कि अफसाना निगार होटल में किसका मुंतजिर था और क्यों। जवाब लिखेंगे, अफसाना निगार होटल में अखबार के एक एडिटर का इंतज़ार कर रहा था, जिसने अफसाना निगार को तर्जुमा का काम देने का वादा किया था। अफसाना निगार बेकार था, इसके पास कोई काम नहीं था, जेब में चंद सिक्के थे, इसलिए वो सोच रहा था कि एडिटर आ जाए
اور کام ٹھیک ہو جائے تو وہ اس ایڈیٹر سے کچھ رقم ایڈوانس مانگ لے گا۔ سوال 2 ہے، اس کہانی میں زندگی کی کون سی سچائی بیان کی گئی ہے؟ جواب لکھیں گے، اس کہانی کے مطابق زندگی کی سچائی ہے پیسہ، کیونکہ پیسے کے بغیر آدمی کچھ نہیں کر سکتا۔ زندگی کی جو حقیقت ہے، جو سچائی ہے، وہ پیسہ ہے، کیونکہ پیسے کے بغیر انسان جی ہی نہیں سکتا، کیونکہ اسے کھانا نہیں ملے گا، پانی نہیں ملے گا تو وہ کہاں سے جیے گا۔ پیسہ نہ ہونے پر آدمی بھیک مانگتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈاکے ڈالتا ہے اور دیگر غلط کاموں میں ملوث ہوتا ہے تاکہ اپنا پیٹ بھر سکے اور زندگی کی دوسری ضرورتیں پوری کر سکے۔ مولا بخش کے کردار پر روشنی ڈالیے۔ جواب لکھیں گے، مولا بخش ایک محنتی آدمی ہے جو کلکتہ میں اکیلا رہتا ہے اور محنت مزدوری سے جو کماتا ہے، اس میں سے ہر مہینے کی 13 تاریخ کو کبھی 50، کبھی 40 اور کبھی 100 روپے اپنی بیوی سکینہ کو بذریعہ منی آرڈر پورنیہ بھیجتا ہے۔ لوگ اسے مولا کے نام سے جانتے ہیں، مگر منی آرڈر بھیجتے وقت وہ منی آرڈر فارم پر اپنا پورا نام مولا بخش لکھواتا ہے۔ اس نے کبھی اپنا پتہ نہیں لکھوایا، بلکہ افسانہ نگار سے ہی کہتا ہے کہ وہ اپنی معرفت ہی منی آرڈر بھیج دے۔ مولا بخش پستہ قد، سیاہی مائل اور جسم گٹھا ہوا ہے۔ اس کے کان کی لو تھوڑی سی کٹی ہوئی ہے، چہرہ بڑا ہے، سینہ چکلا ہے، گردن بھری بھری اور اس کی آنکھوں میں چمک ہے۔ وہ ہر مہینے 13 تاریخ یا اس کے آس پاس پابندی سے اپنی بیوی سکینہ کو منی آرڈر بھیجتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اسے اپنی بیوی سے کس قدر محبت ہے اور وہ اس کا کتنا خیال رکھتا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، اس کہانی کا عنوان سخی کیوں رکھا گیا ہے؟ جواب لکھیں گے، مولا بخش نے اپنی بیوی کو منی آرڈر بھیجنے کے لیے افسانہ نگار کو 60 روپے دیے تھے، جو اس نے منی آرڈر سے نہیں بھیجے، بلکہ اس پیسے سے اس نے شیرمال، قورمہ، سیخ کباب وغیرہ کھا لیا اور وہ منی آرڈر فارم پھاڑ کر پھینک دیا۔ 1-2 دن بعد افسانہ نگار ناخدا مسجد زکریا اسٹریٹ کے پاس سے گزر رہا تھا تو دیکھا کہ ایک لاش اسٹریچر پر پڑی ہے اور ایک نوجوان اس کے کفن دفن کے لیے پیسے مانگ رہا ہے۔ افسانہ نگار لاش کو دیکھتا ہے، یہ مولا بخش کی لاش ہے۔ نوجوان بتاتا ہے کہ یہ ٹرک سے کچل کر مر گیا ہے۔ لاش دیکھ کر راہگیر ایک آنا دو آنا چادر پر پھینکتے جا رہے ہیں۔ افسانہ نگار اپنی جیب سے 22 روپے کچھ چھانے نکال کر چادر پر پھینک دیتا ہے اور جلدی جلدی جانے لگتا ہے۔ یہ رقم مولا بخش کے 60 روپے میں سے بچی ہوئی ہے۔ لاش کو دیکھ کر دوسرے لوگ چند آنے ڈال رہے ہیں۔ افسانہ نگار نے 22 روپے ڈالے تو وہ نوجوان اسے حیرت سے دیکھنے لگا کہ یہ کوئی سخی ہے جس نے یہ روپے دیے ہیں، اس لیے افسانہ نگار نے اس افسانے کا عنوان سخی رکھا ہے۔ اب آپ کو کوشچن یہ بھی آ سکتا ہے کہ اس افسانے کا عنوان سخی کیوں رکھا گیا ہے؟ کیونکہ آخری میں کیا کرتے ہیں مصنف جو ہے، اس کہانی کے جو ہیرو ہیں، وہ جو پیسہ بچا رہتا ہے 22 روپے کچھ آنے، وہ سارا پیسہ دے دیتا ہے اس کے کفن کے لیے۔ لیکن یہ پیسے کس کے ہوتے ہیں؟ یہ پیسے مولا بخش کے ہی ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پر سخی اس لیے کہا کہ اس کو ضرورت ہوتے ہوئے بھی مصنف سارے پیسے دے دیتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، پھر اگلی ویڈیو میں ملاقات کروں گی۔ اللہ حافظ۔